cave architecture is being started cave architecture is being started from मौर्याज पीरियड। ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत की अशोक ने ही। अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं बनवाई थी, जिनमें लोमश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, विश्व झोंपड़ी गुफा, ये नाम है और कुछ नहीं है। जनरली गुफाएं हैं ये, और इनका इनका निर्माण किया गया भिक्षुओं के लिए, आजीवकों के लिए भी किया गया। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुक होते थे, उनके लिए भी किया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए भी किया गया। तो शुरुआत होती है ये अशोक के समय में ही, जब बाराबर की पहाड़ी की गुफाओं का निर्माण हुआ। इसके बाद अशोक के शायद वो पोते थे या पड़पोते थे, उन्होंने, दशरथ उनका नाम था, उन्होंने नागार्जुनी पहाड़ी में, ये भी बिहार में ही है जगह, नागार्जुनी पहाड़ी में उन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया भिक्षुकों के लिए, आजीवकों के लिए ही। और इसमें गोपिका जो गुफा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 44 फुट लंबी है और 10 फुट चौड़ी है। ये उस समय की सबसे बड़ी गुफा थी जो अशोक ने बनवाई, उन गुफाओं से भी बड़ी गुफा थी। तो इसका मतलब फाइनली ये हुआ कि केव आर्किटेक्चर की शुरुआत मौर्याज के टाइम से ही हो गई थी, और बाराबर पहाड़ी की गुफाएं सबसे पहली हैं जो बनाई गई। इसके बाद और बहुत सारी गुफाएं बनी, जैसे अजंता और एलोरा में गुफाएं बनी, इनको हम लोग आगे देखेंगे। तो आप अगलोक ने बाराबर पहाड़ियों में, ये बिहार में ही है, ये भी बाराबर पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इनके नाम लिख लीजिए, चारों के इंपॉर्टेंट है। लोमश ऋषि गुफा, लोमश ऋषि गुफा, लोमश ऋषि केव, सुदामा गुफा, इनमें सुदामा गुफा कहते हैं सबसे बड़ी है, सुदामा गुफा। नेक्स्ट कर्ण चौपड़ गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, कर्ण चौपड़ केव। और लास्ट लिखिए विश्व झोंपड़ी गुफा, विश्व झोंपड़ी केव। ठीक है। ये सारी आजीवकों के लिए बनाई गई थी, भिक्षुक होते थे आजीवक लोग। एक्चुअली माना यह गया है कि महावीर स्वामी ने नहीं, भगवान बुद्ध ने जो अपनी पहले जो गुरु बनाए वो घोषाल थे, और उनका पूरा नाम भी मक्खलीपुत्र घोषाल था। वो एक आजीवक ही थे, उसी से उन्होंने, भगवान बुद्ध ने साधना सीखी घोषाल से ही, वो आजीवक ही थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पहले अगर कोई रिलीजियस टीनेंट बहुत ज्यादा प्रिवेल करता था तो दैट वाज आजीवक्स, वो आजीवक ही प्रिवेल करते थे। वही सबसे बड़े धर्म के रूप में और संत के रूप में, भिक्षुओं के रूप में माने जाते थे। इसीलिए उन्हीं के लिए ये गुफाएं बनाई गई। जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें हमें अलग अलग तरीके के चित्र मिलते हैं, बोधिसत्वों के चित्र भी मिलते हैं और वृक्षों के फूल पत्तियों के चित्र भी मिलते हैं। क्लियर है। केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल बोधिसत्वों के चित्र वहां पर मिलते हैं, बाकी किसी का नहीं मिलता। ये आया है यूपीएससी में, आईएएस में पूछा गया था। अब अगले पॉइंट से लिखना, इसका मतलब अजंता का जो चित्र है वहां पर अजंता की गुफाओं में, उसके 3 विषय हो गए। एक तो प्रकृति का विषय हो गया, यानी वृक्ष, नदी, झरने, पशु पक्षी। दूसरा बोधिसत्वों के चित्र, और तीसरा जातक कथाएं। तो 3 है, ये याद रखना। अब अगले पॉइंट में लिखना,
अजंता के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं। द इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज। ठीक है, पहला लिखना इसमें, पदम पाणी का चित्र। पदम पाणी माने भगवान बुद्ध। पदम पाणी का चित्र, द पिक्चर ऑफ पदम पाणी। ठीक है, दूसरा, अवलोकितेश्वर का चित्र। अवलोकितेश्वर का चित्र, और एक लिख लीजिए, हालांकि इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी देखो, एक कहानी ये है जातक कथाओं में कि जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को, तो वो सीधा स्वर्ग गए। बौद्ध धर्म में जो स्वर्ग है वो तुषिता स्वर्ग है उसका नाम। स्वर्ग की वहां कॉन्सेप्ट जो है वो तुषिता स्वर्ग के रूप में है। स्वर्ग वहां भी है, ये बड़ी खास बात है। बौद्ध धर्म में भी स्वर्ग है। तो इसमें कहानी ये है कि जब वो वहां गए तो फिर इंद्र स्वयं आए स्वर्ग से और उनको लेने के लिए भगवान बुद्ध को, तो उसका चित्र भी यहां। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, देखो, छठी और सातवीं शताब्दी तक, लगभग ईस्वी तक भारत में मंदिर स्थापत्य में यही चलता रहा, जो गुप्त काल का था, कि मंदिर एक ही तरीके के बनते थे, छत सपाट बनती थी, गर्भगृह होता था लेकिन छोटा होता था, और अब तक शिखर वगैरह बनने की शुरुआत नहीं हुई थी। लेकिन सातवीं शताब्दी में जब राजपूत युग की शुरुआत होती है, तब उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में तो विशेष तौर पर एक नई मंदिर आर्किटेक्चर देखने को मिलती है जिसे हम लोग नागर शैली के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में यही शैली प्रिवेल करती थी। ठीक है, तो आप इसमें लिखना, नागर स्थापत्य कला की विशेषताएं। नागर स्थापत्य कला की विशेषताएं, द फीचर्स ऑफ नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये खूब पूछा गया एग्जाम में, मेंस में, प्रिलिमिनरी में भी आया है। पहला लिखना इसमें, देखो, एक तो ये था कि छत के ऊपर शिखर बनने शुरू हो गए थे, और शिखर एक रेखीय होता था, यानी एक रेखा में ही ऊपर की ओर जाता था नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। शिखर के ऊपर एक आमलक रखा हुआ होता था। शिखर के ऊपर आमलक और कलश, ये नागर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी। उत्तर भारत के मंदिरों की ये प्रमुख पहचान है आज भी। दक्षिण भारत में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, दूसरी चीज ये होगी कि मंदिर में सभा भवन होगा, यानी जो मेन गॉड है उसके आगे एक बरांडा होगा जिसे जगमोहना कहा गया, जहां लोग बैठ के कीर्तन करते थे। गर्भगृह को मनमोहना कहा गया, और उस वरांडे को जो गर्भगृह के बाहर होता है वो जगमोहना कहा गया। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ होता है जिसमें परिक्रमा लगाते हैं लोग गॉड की। तो आप लिखना, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, वो जो मेन बिल्डिंग है यानी गर्भगृह है, और गर्भगृह के ऊपर जो बना हुआ मंदिर है वो एक चबूतरे पर बनाया जाता था। इस चबूतरे को पद अधिष्ठान या जगती पीठ कहते हैं। देखो, पद माने पैर, अधिष्ठान माने वो वैसे पैर या वो हिस्सा जो पूरे भार को लेता हो, पूरे वजन को लेता हो।
तो जो मंदिर, अब मंदिर का पूरा वजन किसने लिया हुआ है? उस चबूतरे ने जिसपे वो मंदिर बना है। इसीलिए सामान्य भाषा में तो हम लोग इसे चबूतरा कह देते हैं, लेकिन ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इसे जगती पीठ कहा गया है। ये कुछ ऊंचाई पर होता था, ठीक है। दूसरा, जब हमने मंदिर में एंटर किया तो फिर मंदिर में एंटर करते ही एक खुला जगह होती है, जैसे खुला बरांडा हुआ या कोई खुला आंगन हुआ, जहां अभी कुछ कोई भी मंदिर वगैरह नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस आंतरिक विस्तृत क्षेत्र को विमान कहते हैं, ठीक है। इसको विमान कहा गया। देखो, शिखर है सर, मंदिर का जो शिखर होता है वो होता है सर। आमलक मुकुट होता है मंदिर का, नागर स्टाइल में। जो जब जो चबूतरा है, ये पैर होते हैं उसके, और फिर वो हिस्सा जो खुला हुआ है मंदिर का, मंदिर में एंटर करने के बाद जो खुला हुआ हिस्सा है जिसे विमान कहते हैं, वो उसका पेट होता है मंदिर का, उदर, जिसमें लोग आते हैं और कीर्तन वगैरह करते हैं। उस हिस्से को खाली को उदर कहते हैं। और फिर गर्भगृह, गर्भगृह कटी प्रदेश होता है। कटी प्रदेश माने गुप्त प्रदेश मंदिर का, और उस कटी प्रदेश के ऊपर ही शिखर होता है। शिखर माने सर। और फिर आमलक, इसलिए मंदिर की जो कॉन्सेप्ट है ये नागर स्टाइल की, इट इज ड्राइव फ्रॉम अ पर्सन। वो एक व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति के शरीर का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वो। क्लियर है ना? देखो, अब ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से विकसित हुई। जैसे इसको तीन चार पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। नागर शैली ही है ये, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से वो फिर मंदिर बने हैं। जैसे उड़ीसा में अलग मंदिर बने। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर बड़ा फेमस है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में ही है। और ये पूरी तरीके से नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की। एक फिर दूसरा मध्य भारत में देख सकते हैं। मध्य भारत में विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के मंदिरों में आप खजुराहो के मंदिरों को देख सकते हैं। चंदेल राजाओं ने बनवाए, सबसे शानदार एग्जाम्पल है नागर स्टाइल का। पश्चिमी भारत में राजस्थान में बने हुए मंदिरों को देख सकते हैं, जिसमें जोधपुर के पास बना हुआ ओशिया का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। इसी के साथ माउंट आबू पर जो जैन धर्म के मंदिर बने हैं, भगवान महावीर वगैरह के मंदिर बनाए गए हैं, वो भी इसी स्टाइल में है। तो एक राजस्थान की ये स्टाइल हुई, एक गुजरात की हो गई। फिर गुजरात में नागर शैली मिलती है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है मोढेरा का सूर्य मंदिर। देखो, सूर्य मंदिर दो जगह हैं भारत में, उड़ीसा में कोणार्क में और गुजरात में मोढेरा में। मोढेरा का सूर्य मंदिर फाइनेस्ट एग्जाम्पल है गुजरात में, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, राजस्थान और गुजरात में जो मंदिर बने, इनमें संगमरमर का खूब उपयोग हुआ है। गुजरात में ये चालुक्य लोगों ने बनवाए। गुजरात में चालुक्यों ने ये मंदिर बनवाए थे, जो गुजरात के हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को अलग अलग लेवल पर दो तीन पार्ट्स में या दो तीन राज्यों के आधार पर हम लोग बांट के देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कंडरिया महादेव का मंदिर भी बड़ा फेमस है।
आप कंडरिया महादेव के मंदिर को देखना। अच्छा, इसमें नागर शैली में एक और बात होती थी। नागर शैली में एक और शैली है जिसे पंचायतन शैली भी कहते हैं। पंचायतन शैली में यह होता था, एक तो मेन गॉड हो गया जो गर्भगृह में निवास करेगा, उसके साथ कुछ गॉड ऐसे भी थे जो सब्सिडायरी गॉड थे, यानी छोटे दर्जे के भगवान। इन गॉड्स को मंदिर के अलग अलग कोनों में इनके मंदिर बना दिए जाते थे, छोटे मंदिर बनते थे। और इन छोटे मंदिरों को ही, जैसे 4 कोनों पे 4 मंदिर बने तो कुल मिला के 5 हो गए, एक गर्भगृह में और 4 मंदिर 4 कोनों पर। इस शैली को ही पंचायतन शैली कहा गया। जब एक ही मंदिर में नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ही एक गॉड के साथ साथ कुछ दूसरे सब्सिडायरी गॉड के मंदिर भी देखने को मिलते हैं, इस शैली को पंचायतन शैली कहा गया। देखो, राम मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। राम मंदिर के साथ साथ इसमें सीता, लक्ष्मण, हनुमान, इनके मंदिर भी बने हैं। इसलिए राम मंदिर का जो अभी ये उदाहरण है, दैट इज द फाइनेस्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पंचायतन शैली। ये नागर शैली में ही आती है। ठीक है। हाँ सपना जी, आपकी कोई क्वेरी थी? सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि श्री राम मंदिर कौन से उसमें आएगा? ये नागर शैली का ही उदाहरण है। और पंचायतन जो शैली है ये वो देखने को मिलती है यहाँ पे। पंचायतन कोई खास बात नहीं थी, बस इतनी भर बात थी कि जो दूसरे सब्सिडायरी गॉड होते थे उनके मंदिर भी उसी एक ही प्रमाइसिस में बना दिए जाते थे। अमूमन ये 4 होते थे, तो 4 ये और एक मेन गॉड, कुल मिला के 5 हो गए। इसलिए वहां एक नहीं 5 मंदिर हो गए। इसी शैली को पंचायतन शैली कहा गया। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है, नागर शैली से ही रिलेटेड है। आप कंदरिया महादेव का मंदिर देखना, मध्य प्रदेश में है ये। खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पंचायतन शैली का, और नागर शैली का ये सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल आपको दे देगा। उस पे देख लेना।